Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ईएमएफ निकालना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर देते हैं, उसको हम आर्बिट्ररली 0 मान के चलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को, और फिर हम उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई जो भी हमने दूसरा हाफ सेल जोड़ा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा है। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर हमने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तब स्टडी करी है जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी और टेम्परेचर जो था वो 298 केल्विन था। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दूसरा नाम दे देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया गया था उस समय अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन थे तो यानी कि वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाम में ही मतलब छुपा है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब कंडीशन स्टैंडर्ड रखी गई हो, और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना, टेम्परेचर 298 केल्विन होना। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन की बात। अब सवाल ये आता है, अगर हम बैठकर सोचे कि भाई क्या ये जरूरी है कि हमेशा टेम्परेचर 298 केल्विन हो, क्या ये जरूरी है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही हो इलेक्ट्रोलाइट की, तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर को ही स्टडी करना चाहते हैं, या हम किसी भी देश में बैठे हैं, किसी भी टेम्परेचर पे बैठे हैं और हम लगे पड़े हैं 298 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पे निकालना चाह रहे हैं या किसी दूसरे टेम्परेचर पे निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे हमें मदद करती है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नर्स्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि हम ये देखेंगे कि अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करना चाह रहे हैं जब हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, तो उस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती या टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होता, कहने का मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे और अलग अलग टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी अलग अलग आती है। क्या आएगी, ठीक है, या क्या आती है, वो हमें बताता है कौन, नर्स्ड इक्वेशन। तो हम नर्स्ड इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि नर्स्ड इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ सके अलग टेम्परेचर पे और अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टडी करते हैं जिस समय कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए मैं यहां से रब कर रही हूं। अब मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूं। मान लीजिए कि कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, जिंक मान लो, कॉपर मान लो, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिंक है, Zn2+ है एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है और ये बनाना चाह रहा है जिंक सॉलिड। रिडक्शन की मैंने वैल्यू रखी है। फॉर दी कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ना हो, ठीक है, तो हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि भाई जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नर्स्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा
हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पुट किया जाता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको चेंज कर दो रिडक्शन पोटेंशियल में और फिर नर्स्ट इक्वेशन में उसको यूज करो। ठीक है, समझ गए। और आपको पता ही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या कर दीजिए, इनवर्स। ठीक है, एक मिनट मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं। हाँ जी, ठीक है। तो आपके पास ये रिएक्शन है, जिंक है जैसे 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक सॉलिड में चेंज हो रहा है। इसको मैं मेटल की टर्म्स में जनरली लिख रही हूं। ठीक है, तो क्या है, कोई मेटल का आयन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, n इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना भी यहां पर चार्ज है उस हिसाब से, और बनाएगा ये मेटल सॉलिड। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल क्या होता है हमारा, वो सेल पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने अभी बताई थी, क्या, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। ठीक है, माइनस में RT, NF, LN, और यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, M सॉलिड। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दूसरे ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, Mn प्लस एक्वस। एक्वस है या जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस ये सब लेते हैं तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, गैसेस लिख रही थी मैं, गैस रहने दो, फॉर प्योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है क्या, यूनिटी 1। तो यहाँ पे क्या है, प्योर मेटल बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटी यानी कि 1। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाय NF ln 1 बाय Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। आप लिखते रहना कॉन्सेंट्रेशन या एक्वस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये क्या है आपके पास, नेचुरल लॉग, जिसकी बेस यूनिट क्या होती है, E। हम जब लॉग की टेबल देखते हैं तो हमारे पास जो लॉग होता है उसकी बेस यूनिट क्या होती है, 10। ठीक है, तो जब हम ln को चेंज करना चाहते हैं किसमें, बेस 10 वाले लॉग में, जो हमारे पास लॉग टेबल होती है, तो हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इस नेचुरल लॉग को चेंज कर रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा, E0 सेल माइनस RT बाय NF। ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इधर लिख देती हूं, माइनस 2.303 RT बाय NF log 1 अपॉन Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की इक्वेशन है जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, 1 मोलर नहीं है, और जब आपके पास टेम्परेचर कुछ और है, 298 केल्विन नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। आपका ये जो है ये आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बता रहा है जिस कंसेंट्रेशन पे आप निकालना चाह रहे हैं। E0 सेल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रही। ठीक है, मैं बोल रही हूं, आप लिख लेना। T क्या है, टेम्परेचर। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F क्या है, फैराडे। ठीक है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन। चलो मैं लिख देती हूँ, लिख दे कहीं पे। ठीक है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन थी वो क्या एक्सप्रेशन थी, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस क्या है, माइनस RT बाय NF ln क्या है आपके पास, 1 अपॉन Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास जो E सेल है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
जो आप निकालना चाह रहे हैं एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई गिवन कॉन्सेंट्रेशन और गिवन टेम्परेचर के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू आ रही है। ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कौन सा होता है, जो हम 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर और साथ ही साथ 298 केल्विन टेम्परेचर पर मेजर करते हैं। आर क्या है हमारा, आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज की वैल्यू क्या होती है, ये होगी 96500 कुलाम। वैसे होती है 96487 कुलाम, बट हम अप्रोक्सीमेटली जो है 96500 कुलाम ले लेते हैं, ठीक है। और ये तो कंसंट्रेशन है ही। अगर मैं बेस यूनिट 10 को लॉग में चेंज कर रही हूं, तो नेचुरल लॉग को बेस यूनिट 10 में अगर चेंज कर रही हूं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF, बेस 10 लॉग में चेंज हो गया 1/Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Zn2 प्लस रख लो, मेटल रख लो, जो भी रखना चाह रहे हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूं, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। अब देखो ऐसे सिचुएशन हो सकती है, क्या कैसे सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना होके कुछ और है, पर टेम्परेचर लकीली हमें 298 केल्विन मिल गया। तो हम इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मान लो लकीली कि 298 केल्विन टेम्परेचर है, कंसेंट्रेशन कुछ भी है, ठीक है। 10 हटा रही हूँ, वो LOG लॉग देख के पता ही चलता है कि बेस यूनिट जो है इसकी 10 है। यहाँ पे आप चाहो तो मेटल भी कर सकते हो, नहीं तो Zn2 प्लस भी छोड़ सकते हो, नो इश्यू। हमें तो बस बात समझनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इस पूरी क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड फलाना ढिमका करते हैं तो ये आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग 1/Mn प्लस की कंसेंट्रेशन। तो ये नर्स्ट इक्वेशन की मदद से आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक्सप्रेशन निकाली है एट एनी टेम्परेचर और एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। नो डाउट यहाँ पे हमने टेम्परेचर 298 केल्विन रखा है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, कुछ और है, तो आपको फिर इस एक्सप्रेशन को यूज करना है, मतलब इसी में 2.303 को मल्टीप्लाई कर देना, ये वाली एक्सप्रेशन, इसको यूज करके फिर आप सॉल्व करोगे। और अगर कोइंसिडेंटली आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है तो आप इसको यूज कर लेना, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, किसके बारे में, EMF के बारे में। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ अ सेल। तो अगर आपको EMF निकालना है तो सिंपल सी बात है, EMF निकालने के लिए हमने पढ़ा भी था, ई सेल जब हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। जब भी हम ई सेल निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्शन तो होनी चाहिए, एक नर्स्ट इक्वेशन तो होनी चाहिए कैथोड के रिस्पेक्ट में, और एक नर्स्ट इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास एनोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक और कॉपर का सेल पढ़ रखा है और वो आसान भी होता है, तो उसी के मदद से या उसी की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगी, मैं कोशिश करूंगी ई कैथोड बनाने की। ठीक है, कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कौन कराता है? जिंक और कॉपर में से कॉपर कराता है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपना क्या कराएगा? रिडक्शन। और रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे, रेड कैट, है ना। तो मैं पहले कॉपर की रिएक्शन लिख रही हूं। तो देखिए, अगर मैं कॉपर के लिए लिखना चाहूं, सबसे पहले क्या रिएक्शन होती है? कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन है। जिंक के लिए भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना पड़ेगा, रिडक्शन की ही रिएक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगी कॉपर की इक्वेशन? Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? E0 सेल Cu2+ ऑब्लिक कॉपर, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस RT/NF ln, और क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब कॉपर सॉलिड डिवाइडेड बाय कॉपर एक्वस, या जो भी इसकी कंसंट्रेशन है। फिर प्योर के लिए, जो भी हमारे प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैसेस होते हैं, उनके लिए हम कंसंट्रेशन क्या रखते हैं? 1 यूनिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉपर सॉलिड के लिए 1। तो ये बन जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu माइनस RT/NF ln 1/Cu2+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं? उल्टा कर दूं, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि जब इसको उल्टा करूंगी तो माइनस का साइन आएगा, और वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? Cu2+ ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu प्लस में RT/NF ln Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात? इसे एक इक्वेशन बना के आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। ये हमारी बन गई कॉपर की एक इक्वेशन। अब मुझे दूसरी कौन सी चाहिए? जहां पे मैं एनोड की वैल्यू पुट करूंगी, और कॉपर और जिंक में एनोड की तरह कौन बिहेव करता है? जिंक, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो है, एनोड मान के चलेंगे, बट इस समय क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट की जाती है, मैं इसकी रिडक्शन की ही रिएक्शन लिख रही हूँ। नर्स्ट इक्वेशन में हम हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल पुट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पुट करते। ठीक है, तो जिंक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? Zn2+ एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा नर्स्ट इक्वेशन इसका भी। Zn2+ से Zn इज इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF। ठीक है, आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भी पुट कर सकते हो, मैं बाद में आगे जाके पुट करूंगी। ln प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए जिंक यहां पर सॉलिड आ गया, प्योर सॉलिड के लिए हम वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1। तो ये क्या बन जाएगा? Zn2+ ऑब्लिक Zn इक्वल टू E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn माइनस RT/NF ln 1/Zn2+ एक्वस। ठीक है, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, साइन उल्टा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा EZn2+ ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn प्लस RT/NF ln Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपकी बन गई सेकंड एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे?
आपको तो ईएमएफ निकालना है, और ईएमएफ यानी कि सेल पोटेंशियल तब निकलता है, सेल डिफरेंस होता है कैथोड माइनस एनोड का। तो एक आपके पास कैथोड की एक्सप्रेशन है, एक आपके पास एनोड की एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा ये। मैं इधर थोड़ी सी लाइन खींच देती हूं। ई सेल इज इक्वल टू कैथोड के लिए कैथोड की एक्सप्रेशन हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा ई कैथोड था, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूं। ये बन जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu प्लस RT बाय NF ln Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्वस भी लिख लेना ब्रैकेट में, मैं इसको हटा रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद माइनस, अब लिखेंगे एनोड की एक्सप्रेशन। एनोड क्या था हमारा जिंक, इसकी जगह ये हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, अभी मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट, ये बन जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn प्लस में RT बाय NF ln Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात। अब जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जब मैंने यहां से ब्रैकेट हटाया साइन चेंज हो गए, और हमारी पॉजिटिव वाली जो चीजें थी वो माइनस में चेंज हो गई। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद मैं क्या कर रही हूं, जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको इकट्ठा लिख रही हूं। ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस में ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। इसको डाल दो इकट्ठा एक साथ, और बाकी को कलेक्टिवली लिख दो। अभी मैं ऐसे लिख रही हूं आपको समझाने के लिए, RT बाय NF ln Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन माइनस RT बाय NF ln Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेप वाइज डिटेल्ड चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ कि भाई कोई भी एक चीज छूटे ना। कैथोड माइनस एनोड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो ई सेल आएगा वो भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड का। तो ये हो गया ई नॉट सेल। जैसे ई सेल क्या है, कैथोड माइनस एनोड। अगर मैं ई नॉट सेल निकालना चाहती हूँ तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। भाई मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे निकलेगा, जब मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस कर दूंगी स्टैंडर्ड मतलब एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ई नॉट सेल। अब आते हैं इस पर, यहां पे क्या आपको कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है, RT बाय NF। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व थे, 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, 2। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी रख सकते हैं 2 और 2, कि भाई किसी के दिमाग में ये ना आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने यहाँ से RT बाय 2F कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस ln Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आप सभी को ये वाली आइडेंटिटी पता है, क्या पता है भाई, ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A बाय B। ये एक्सप्रेशन पता है ना, क्या होता है, ln A माइनस ln B जब आ जाता है तो ln A बाय B वो हो जाता है। क्लियर, तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT बाय 2F ln A बाई B। तो A है हमारा Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर रही हूं। रिवर्स क्यों कर रही हूं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, ये चलो पहले बता दूं, जो हमारी डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिंक Zn2 प्लस में चेंज होता है, और कॉपर हमारा रिडक्शन करके सॉलिड में चेंज होता है।
जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होती है। जब मैं इसका रिएक्शन कोशेंट निकालूंगी, ठीक है, या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना चाह रही हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं फिलहाल, रिएक्शन कोशेंट या कुछ भी निकालना चाह रही हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, Zn2+ और कॉपर सॉलिड। रिएक्टेंट में क्या क्या है, जिंक सॉलिड और कॉपर 2+ एक्वस। तो अगर आप बड़े ध्यान से हो, प्योर सॉलिड इसकी कंसंट्रेशन तो हम 1 पुट करते हैं, तो ये तो हो गया 1 1 1। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपका रेशो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या चल रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म अपॉन में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो मैं इसको क्या कर दूंगी उल्टा, ताकि जिंक जो है मेरा ऊपर आए और कॉपर जो है वो नीचे आए। तो ये बन जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, उल्टा करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का RT/2F ln Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि ये आपकी डैनियल सेल की क्या बन गई, EMF निकालने की एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर नर्स्ट इक्वेशन। ओके, समझ आ गया? आपकी तरफ से मैं बोल देती हूँ ओके। अब देखिए, बाय चांस ऐसे हो सकता है कंसंट्रेशन कुछ भी हो, पर बाय चांस लकीली ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी चेंज कर दूंगी मैं बेस 10 वाले लॉग में, 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 96500 लॉग बेस यूनिट 10। आप चाहो तो बेस यूनिट ना भी लिखो, डजेंट मैटर, पता ही होता है उसकी बेस यूनिट 10 है, Zn2+ अपॉन में Cu2+। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था, ये याद रखिए, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए 2 है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। किसी और में अगर इलेक्ट्रॉन 3 है, 6 है, तो वहां पे फिर वो 3 4 6 वटेवर जो भी आ रहा है वो लिखना। ठीक है, इस समय मैं 2 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं जिंक कॉपर का सॉल्व कर रही हूँ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ जनरल में लिख दूंगी n। ठीक है, अच्छा, तो क्या बन गया, ये बन गया log Zn2+ अपॉन में Cu2+। तो ये आपकी डैनियल सेल की और सिंप्लीफाई नर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना, स्पेस नहीं बचा है। आप इसको सॉल्व करके लिख लेना, पता नहीं फ्रेम में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा ब्लैक बोर्ड, बट आप सुन के लिख लेना। जनरल अगर लिखना चाहें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऊपर और रिड्यूस्ड फॉर्म नीचे। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए, नोट करिए इसे। ठीक है, वो नीचे दिख नहीं रहा था, मुझे लग भी रहा था वो शायद फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, कोई बात नहीं। आप लिखिए ई सेल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन में रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे रिएक्शन है, मान लीजिए कोई ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपके पास कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ये रिएक्शन है। तो इसी की अगर आप नर्स्ट इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, c की पावर c, जो इसकी सोशियोमेट्री है वो पावर में चली जाएगी। फिर d की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सोशियोमेट्री है d, ये भी पावर में चली जाएगी। यहाँ पे a की कॉन्सेंट्रेशन a और यहाँ पे चला जाएगा b की कॉन्सेंट्रेशन b। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का अगर कॉपर वायर डिप है कॉपर सल्फेट में और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, यानी कि 1 मोलर नहीं दे रखी, 0.1 मोलर दे रखी है। इट मीन्स नर्स्ट इक्वेशन यहां पर लगेगी। सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस देख के थोड़ा सा आसान काम कर दिया क्योंकि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी यूज कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। 25 डिग्री को अगर मैं केल्विन में चेंज करना चाहूंगी तो क्या करूंगी, 273 में ऐड कर दूंगी। ठीक है, 273.15 होता है बट अभी मैं 273 लेके चल रही हूं तो क्या हो गया, 298 केल्विन आ गया। इट मीन्स मैं वो 0.0591 वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड वो 0.34 वोल्ट है। वो तो हमें वैसे भी पता ही होता है, कॉपर का, जिंक का, कुछ के तो कर करके याद हो जाते हैं। तो क्या निकालेंगे हम निकालेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन होती है देखो, कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, है ना, ये करते हैं हम। और प्योर सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन है Cu सॉलिड और यहाँ पर है Cu2 प्लस, फिर सॉलिड की 1 हो जाएगी तो हम इसको लिख देंगे 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2। ई सेल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस, इसको डिवाइड कर दो। वैसे तो ना याद रख लो कि भाई डिवाइड करके कितनी आती है, क्योंकि कई जगह आपको यूज होगी तो टाइम बचेगा अगर याद रहेगा तो। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक, तो याद रख लीजिए इसको डिवाइड करके क्या आता है, इसको डिवाइड करके आता है 0.02955 इनटू में लॉग 1 अपॉन, अब इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगी, यानी कि इनटू में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, ये भी हट गया यहाँ से, तो ये आ गया log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी साइड हो गया। अब करेंगे माइनस, माइनस सही से करना, 0.340000 देख लेना कितना 0 है, 0.02955 माइनस करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 3 में से 2 गया 1 और इधर 3। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 0.31045 वोल्ट। आसान सा सवाल था, है ना, नोट करिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा बेस्ड रहेगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे बेस्ड रहेगा। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।